Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Riddhi Agrawal and I am here with the third and the last part of Surface Chemistry. तो आज के पार्ट में हम कोलोइड्स और इमल्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और इसी के साथ हमारी ये वाली यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो गाइज, अब हमारे चैनल पे ज्वाइन बटन आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब के अलावा ज्वाइन भी कर सकते हो. तो ज्वाइन बटन के क्या क्या फ़ायदे हैं आप लोगों को वो मैंने एक वीडियो में समझा दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो उसे आप देख लेना. और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है उससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके, सो गाइज, मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग एमसीक्यूज लगातार सॉल्व कर रहे होंगे. कोई भी डाउट आता है तो आप डाउट नॉट ऐप के थ्रू से सॉल्व कर सकते हो, वो भी इंस्टेंट तरीके से. उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं. साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे. इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव. सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से. तो पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कोलॉइड्स. तो कोलॉइड होता क्या है? एक हिट्रोजेनस सिस्टम है जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो डिस्पर्स्ड रहता है, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज एज वेरी फाइन पार्टिकल्स के रूप में, और दूसरे सब्सटेंस के अंदर वो डिस्पर्स्ड रहता है. तो जिस सब्सटेंस के अंदर वो डिस्पर्स रहता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम. अब सोल्यूशंस वाली यूनिट में हमने पढ़ा था कि सोल्यूशंस होमोजेनस सिस्टम होते हैं, लेकिन जो हमारे कोलॉइड्स हैं वो हेट्रोजेनस सिस्टम होते हैं. अब एक सोल्यूशन और एक कोलॉइड के बीच में पर्टिकुलरली जो डिफरेंस है वो क्या है? सबसे बड़ा पार्टिकल साइज का. सो जब हम सोल्यूशन में होते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं. लेकिन एक कोलॉइड में जो डिस्पर्स्ड फेज होती है उसमें सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल जो है उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया या सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, या फिर बहुत सारे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का एक झुंड प्रेजेंट हो सकता है, एक एग्रीगेट प्रेजेंट हो सकता है. नाउ कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल से काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि वो आराम से सस्पेंडेड रह सकते हैं. ये मतलब है कि नॉर्मल मॉलिक्यूल्स जो है हमारे सिंपल मॉलिक्यूल उनसे बड़े रहते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि उनको सस्पेंड ना किया जा सके, तो वो आराम से हमारे फेज में जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं. उनका जो रेंज रहता है डायमीटर्स का वो लगभग 1 से 1000 नैनोमीटर्स की रेंज में रहता है, यानी कि 10⁻⁹ से 10⁻�6 मीटर्स. अब जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया जो होता है पर यूनिट मास अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि उनका साइज छोटा है. अब हमने जैसे एक क्यूब कंसिडर किया, 1 सेंटीमीटर उसकी साइड है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें पता है क्या होगा? 6a² यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसमें, क्योंकि 6 × 1 हो जाएगा. अब अगर हम इसको 10⁻12 क्यूब्स में डिवाइड कर दे इक्वली, तो जो क्यूब्स होंगे उनका जो साइज है वो बड़े बड़े कोलोइडल पार्टिकल्स के जितना होगा, लेकिन उनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. तो देख रहे हो 6 से 60,000 हो गया. तो ये इनॉर्मस सरफेस एरिया जो है इसकी वजह से कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रहती है कोलॉइड्स की जो हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम कोलॉइड्स का. तो कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन हम 3 क्राइटेरिया में कर सकते हैं. पहला, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. अब जो हमारी डिस्पर्स्ड फेज है और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है उन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है उसके हिसाब से कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. दूसरा है नेचर ऑफ इंटरेक्शन क्या है इन दोनों फेजेस के बीच में, यानी कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में. और तीसरा, जो हमारी डिस्पर्स फेज है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका टाइप क्या है. इसमें डिस्पर्जन मीडियम नहीं है, इसमें सिर्फ डिस्पर्स्ड फेज है. तो पहला क्लासिफिकेशन ले लेते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन physical state of dispersed phase and dispersion medium. Now, depending upon whether the dispersed phase and dispersion medium are solids, liquids or gases, 8 types of colloidal systems are possible. अब ये डिपेंड करता है कि हमारी dispersed phase और dispersion medium जो है वो solid phase में है, liquid phase में है या gaseous phase में है. उसके हिसाब से 8 टाइप के colloidal system जो है वो बनाए गए हैं. एक गैस अगर दूसरी गैस के साथ मिक्स हो जाएगी तो वो एक होमोजेनस मिक्सचर बनाएगी, इसीलिए वो कोलॉइडल सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोलॉइडल सिस्टम जो है वो हिट्रोजेनस होता है.
अब वो जो 8 टाइप्स है वो आपको इस टेबल में दिखाई दे रहे हैं। तो पहला टाइप ले लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज हो गई हमारी सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो भी हमारा हो गया सॉलिड। तो ये टाइप जो है कोलॉइड का वो बन गया हमारा सॉलिड सोल। तो एग्जाम्पल हो गया कुछ कलर्ड ग्लासेस या जो जेम स्टोन्स आते हैं आपके, जो रत्न आते हैं जो आप लोग अंगूठी वगैरह में पहनते हो, वो इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है अगर हमारा सॉलिड जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है लेकिन जो मीडियम है हमारा वो लिक्विड है, तो ये बनाता है सोल। जैसे हमारे पेंट हो गए या सेल फ्लूइड्स हो गए, जो आपके घरों में पेंट होता है वो सोल टाइप का कोलॉइड होता है। तीसरा टाइप आता है हमारा एरोसोल। एरोसोल में सॉलिड हमारी डिस्पर्स फेज रहती है और वो सस्पेंडेड किस में रहती है, गैशियस फेज में। जैसे हमारा स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, जो बाहर निकलते हैं, धूल उड़ती है हमारी, वो एरोसोल है। देन चौथा टाइप है जेल। जेल में लिक्विड जो है वो सॉलिड के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया या जेलीज जो आप लोग खाते हो, वो सब जेल टाइप का कोलॉइड है। देन नेक्स्ट इज इमल्शन। इमल्शन में लिक्विड जो है वो लिक्विड के अंदर प्रेजेंट रहता है लेकिन अलग टाइप होता है दोनों का, जैसे मिल्क हो गया या हेयर क्रीम जो आप लोग यूज करते हो वो चीज़। देन एरोसोल में एक और हमारा टाइप आता है, लिक्विड जब गैस फेज में होता है तब उसको भी हम एरोसोल बोलते हैं। तो सॉलिड जब गैस फेज में होगा उसको भी हम एरोसोल बोलेंगे और लिक्विड जब गैस फेज में होगा उसको भी हम एरोसोल बोलेंगे, लेकिन इन दोनों के एग्जाम्पल्स अलग हैं। जैसे फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, क्लाउड है, या जो स्प्रे आते हैं इंसेक्टिसाइड वाले, उनमें लिक्विड जो है वो गैस के अंदर रहता है, तो वो हमारे एरोसोल हो गए। परफ्यूम जो है आपका वो भी इसी कैटेगरी में आता है। देन सॉलिड सोल की एक और कैटेगरी आ रही है जिसमें गैस जो है वो सॉलिड में डिस्पर्स्ड है। तो प्यूमिस स्टोन हो गया हमारा, फोम रबर हो गया, ये सब हमारी वो टाइप है जिनमें गैस जो है वो सॉलिड में सस्पेंडेड रहता है। और जब गैस लिक्विड में सस्पेंडेड रहती है उसको हम बोलते हैं फोम। तो फ्रॉथ हो गया, विप्ड क्रीम होती है जो हम केक्स पे लगाते हैं क्रीम, वो वाली। देन सोप, लेदर, जो आप साबुन का झाग बनाते हो, वो सब चीजें हो गई। अब बहुत सारे हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोलॉइड्स होते हैं। विप्ड क्रीम मैंने बता ही दिया जैसे। फिर जो फायर फाइटिंग फोम्स होते हैं जो कि इमरजेंसी एयरप्लेन लैंडिंग्स में काम में आते हैं, वो भी कोलॉइडल सिस्टम होते हैं। फिर बहुत सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो है वो एक्वस सोल्स का काम करते हैं, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स रहती है। एक टिपिकल सेल में अगर हम देखें तो जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो कोलोइडल साइज पार्टिकल्स होते हैं जो कि आयंस और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के एक्वस सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड रहते हैं। अब ये जितने भी हमने टाइप्स पढ़े, इसमें से सबसे कॉमन टाइप हमारी होती है सोल की, जिसमें हमारा सॉलिड जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट होता है। दूसरी टाइप होती है हमारी जेल्स की, जिसमें लिक्विड सॉलिड में प्रेजेंट होता है। और तीसरा होता है हमारा इमल्शन, जिसमें लिक्विड जो है वो लिक्विड में प्रेजेंट होता है। तो सोल, जेल और इमल्शन, ये तीनों जो हैं सबसे कॉमन टाइप्स हैं। अब ये है कि अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर रहा तो हम उस सोल को एक्वासोल या हाइड्रोसोल बोलेंगे, लेकिन अगर डिस्पर्जन मीडियम एल्कोहल है सोल में तो उसको हम एल्कोसोल बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, किस नेचर का हो रहा है, उसके बेसिस पे हम हमारे कोलॉइड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो फिलिक मतलब होता है लविंग और फोबिक मतलब होता है हेटिंग। तो जो लियोफिलिक कोलॉइड्स हैं उनको हम बनाते कैसे हैं, अगर हम हमारे कुछ सब्सटेंसेस जैसे गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, उनको डायरेक्टली हम एक सूटेबल लिक्विड के साथ मिक्स कर दें तो हमारी लियोफिलिक सोल्स जो है वो आसानी से बन जाती है। अब इन सोल्स का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हम डिस्पर्जन मीडियम को डिस्पर्स फेज से सेपरेट कर दें, सपोज करो इवेपोरेशन करा दिया, उसके बाद हम उन दोनों को वापस मिलाना चाहें या मिला दें तो हमें दोबारा से सोल मिल जाती है। इसीलिए इन सोल्स को हम रिवर्सिबल सोल्स बोलते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग करने के बाद भी, मतलब कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग करने के बाद हम वापस भी मिला सकते हैं। दूसरी तरफ ये सोल्स जो है वो काफ़ी स्टेबल होती हैं और इनको कोएगुलेट करना इतना आसान नहीं होता है। कोएगुलेशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है लियोफोबिक कोलॉइड्स। तो लियोफोबिक का मतलब क्या हुआ, लिक्विड हेटिंग। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे मेटल्स हो गए, उनकी सल्फाइड्स हो गई, जब हम उनको डिस्पर्जन मीडियम के साथ सिंपली मिक्स करते हैं तो वो कोलॉइडल सोल नहीं बनाती है, लेकिन जब हम कुछ स्पेशल मेथड्स यूज करेंगे तभी हम इनकी कोलॉइडल सोल जो है वो बना पाएंगे। तो इस तरह की सोल्स हो गई हमारी लायोफोबिक सोल्स।
ये सोल्स जो है वो बहुत जल्दी कोएगुलेट हो जाती हैं अगर हम इनमें या तो कुछ अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, या फिर हम इनको हीट कर दें, या फिर हम इनको जो है शेक कर दें। इसलिए ये स्टेबल नहीं रहती क्योंकि ये बहुत जल्दी कोएगुलेट हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक बार अगर ये प्रेसिपिटेट हो गई या कोएगुलेट हो गई तो ये दोबारा से हमें कोलॉइडल सोल नहीं देंगी अगर हम सिंपली उसको डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करें तो। इसीलिए इनको हम इरिवर्सिबल सोल्स बोलेंगे। अब अगर हमें इस तरह की सोल्स को प्रिजर्व करके रखना है तो हमें कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप पे जो कि है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके टाइप के बेसिस पे हमारी सोल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। सबसे पहले पढ़ते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स के बारे में। सो डिसोल्यूशन करने पे बहुत सारे जो एटम्स होते हैं या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक सब्सटेंस के, वो एक साथ इकट्ठा होके एक स्पीशीज बना लेते हैं और उस स्पीशीज का जो साइज होता है वो कोलॉइडल रेंज में होता है, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर्स का साइज होता है। तो इस तरह की स्पीशीज को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। जैसे एक गोल्ड सोल जो है उसमें अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनमें अलग अलग एटम्स हों। देन सल्फर सोल कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कंटेनिंग 1000 और मोर ऑफ S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से सल्फर सोल जो है उसमें भी इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जिनमें 1000 या उससे ऊपर S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। अब मैक्रोमोलिकुलर जो है इन suitable solvents form solution in which the size of macromolecules may be in the colloidal range। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स कुछ सुटेबल सॉल्वेंट में घुल के सोल्यूशन बना लेते हैं जिसमें उनका साइज जो है वो कोलॉइडल रेंज के जितना होता है, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर्स। तो इस तरह के सिस्टम्स को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। इस तरह के कोलॉइड जो है वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं और ट्रू सोल्यूशंस जो होते हैं हमारे उनको रिजेंबल करते हैं। एग्जाम्पल्स जो हैं नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स के वो कौन कौन से हैं, जैसे स्टार्च हो गया हमारा, सेल्यूलोस है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है। तो सिर्फ नेचुरली नहीं, मैन मेड एग्जाम्पल्स भी हैं इसके, पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलीस्टाइरीन है, सिंथेटिक रबर है। तो ये सब हमारे मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड टाइप पे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिसको आप मिसल्स भी बोलते हो। सो ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे इनमें कोलॉइडल बिहेवियर आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें एग्रीगेट्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं और ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं मिसल्स। और इन सोल्स को हम बोलेंगे या इन कोलॉइड्स को हम बोलेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब जो फॉर्मेशन होता है मिसल्स का वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही हो सकता है और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है TK से। और एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही ये बन सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो रहे हैं तो ही हमारे मिसल जो है वो बनेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इनको डाइल्यूट कर दें तो ये कोलॉइड्स जो है वापस से इंडिविजुअल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कुछ सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं हमारे, जैसे जो आपका साबुन होता है या जो आपका डिटर्जेंट होता है, वो सब इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। सोप्स के लिए जो CMC है यानी कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है वो है 10⁻⁻⁴ टू 10⁻³ मोल्स पर लीटर। अब ये जो कोलॉइड्स है हमारे एसोसिएटेड वाले, इनमें दोनों पार्ट्स होते हैं, लियोफोबिक भी और लियोफिलिक भी। और जो हमारे मिसल्स होते हैं उनमें 100 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब मिसल बनता कैसे है उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं सबसे पहले। एक एग्जाम्पल लेंगे हम सोप सोल्यूशन का। तो सोप जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है, एक हायर फैटी एसिड का, और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, RCOO- Na+, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ये सोडियम स्टेरेट ले लिया हमने, तो ये C17H35 तो हमारा R हो गया, फिर हमारा COO- Na+। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो सोडियम स्टेरेट है वो बहुत सारे जो हमारे सोप्स हैं उनका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। RCOO- एक तरफ चला जाता है और Na+ जो है वो अलग चला जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारा Na+ हट गया है, सिर्फ RCOO- रह गया है और Na+ हमारा अलग हो गया है। अब जो RCOO- वाले आयंस है उनमें 2 पार्ट्स होते हैं,
एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, दिखाई दे रही है पूरी चेन आपको। ये जो है इसको हम नॉन पोलर टेल बोलते हैं और ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब पानी से डर लगता है, पानी को हेट करती है। और दूसरी तरफ हमारा पोलर ग्रुप होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है COO- का, इसको हम पोलर आयोनिक हेड बोलते हैं और ये हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर लविंग। तो RCOO- के ही दो पार्ट्स हो गए, एक हाइड्रोफोबिक टेल हो गई और हाइड्रोफिलिक उसका हेड हो गया। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे RCOO- आयंस होते हैं जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से ओरिएंटेड रहते हैं। जो COO- वाला पार्ट है वो तो वाटर के अंदर रहता है और जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो वाटर से दूर रहता है, सरफेस पे रहता है। लेकिन क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन पे जो एनायंस हैं उनको जो बल्क होता है सोल्यूशन का उसमें खींच लिया जाता है और उनका एग्रीगेट बना के एक स्फेरिकल शेप जो है वो बना दी जाती है, जिसमें हाइड्रोकार्बन चेन्स जो हैं वो सेंटर की तरफ पॉइंट करती हैं और COO वाला पार्ट जो है वो बाहर की तरफ रहता है। तो जो एग्रीगेट इस तरीके से बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक मिसल। उसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, नॉर्मली इस तरीके से रहता है, हेड अंदर है और टेल जो है वो बाहर है। लेकिन जो बल्क ऑफ सोल्यूशन में जब ये अंदर आते हैं तो टेल जो है वो सेंटर की तरफ आ जाती है और जो हमारा हेड है वो बाहर की तरफ रहता है, वाटर को पूरी तरीके से फेस करता हो, और इसी को हम बोलते हैं आयोनिक मिसल। अब इस मिसल में लगभग 100 या उससे ज्यादा आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम डिटर्जेंट्स का केस लें तो उसमें सोडियम लॉरल सल्फेट होता है हमारा, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2 तो इसमें भी जो पोलर ग्रुप है वो कौन सा होगा, SO4- वाला, और इसकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगी ये वाली। मिसल फॉर्मेशन का मैकेनिज्म डिटर्जेंट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसा हमने सोप्स के लिए पढ़ा। अब जो सोप्स का क्लींजिंग एक्शन है वो किस वजह से होता है, वो भी मिसल की वजह से ही होता है। नाउ वी नो दैट अ मिसल कंसिस्ट ऑफ अ हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन लाइक सेंट्रल कोर। तो एक सेंट्रल कोर प्रेजेंट हो गई हमारी जो कि हाइड्रोफोबिक है। अब जो क्लींजिंग एक्शन होता है सोप का वो इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं वो मिसल बनाते हैं एक ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड, इस तरीके से कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है स्टीयरेट आयंस का वो ऑयल ड्रॉपलेट में रहता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो ग्रीस ड्रॉपलेट के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है ब्रिसल्स की फॉर्म में। ये देखो, ये ग्रीस है हमारा क्लोथ पे, तो जो हमारी टेल है वो इस ग्रीस के अंदर रहेगी और जो हमारा हेड है वो ग्रीस के बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट करेगा। अब क्योंकि जो पोलर ग्रुप्स हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा ये पोलर हेड है, तो जो ऑयल ड्रॉपलेट है जिसको हमारे स्टेरेट आयंस ने सराउंड कर रखा है उसको हम वाटर में पुल अप कर लेते हैं और उस डर्टी सरफेस से रिमूव कर देते हैं। ये क्लोथ है हमारा, यहाँ पे आके हमारे जो सोप के मॉलिक्यूल्स है वो चिपक गए। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा पोलर पार्ट, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वाटर इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इस डर्ट को, इस ग्रीस को अपने साथ पानी में ले जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए जो सोप है वो इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है और जो ऑयल्स या फैट्स के दाग लग जाते हैं हमारे कपड़ों पे उनको वॉश अवे कर देता है। जो नेगेटिवली चार्ज शीथ रहती है ग्लोब्यूल्स के अराउंड वो प्रिवेंट करती है कि दोबारा से वो एक साथ ना आए और एग्रीगेट्स ना बना पाए। ठीक है, तो ये हमारा मिसल बन गया जिसने इस पूरे दाग को यहाँ पे एनक्लोज कर लिया और पानी में ले गया, तो हमारे क्लोथ से अलग हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं कि हम कोलॉइड्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं कोलॉइड प्रिपरेशन के। पहला है केमिकल मेथड। कोलॉइडल डिस्पर्जन जो हैं उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे। और ये हम करते कैसे हैं, या तो हम डबल डिकम्पोजिशन कराएं, या हम ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, या रिडक्शन करा सकते हैं, या फिर हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट हो जाएंगे और हमारे सोल्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल AS2O3 प्लस 3H2S, इसका हमने डबल डिकम्पोजिशन कराया तो ये बनेगा AS2S3 जो कि सोल होगी हमारी प्लस 3H2O। दूसरा एग्जाम्पल है SO2 प्लस H2S, 2 मॉलिक्यूल्स, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया तो ये हमें देगा 3S, ये हमारी सोल रहेगी, प्लस 2H2O। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है AuCl3 प्लस 3HCHO प्लस 3H2O, इसको हमने रिड्यूस कराया तो हमारा आ जाएगा 2Au यानी कि सोल हो गई, प्लस
3HCOOH प्लस 6HCl। और जो लास्ट हमारा पार्ट बचा हाइड्रोलाइसिस का वो है FeCl3 प्लस 3H2O। जब हम इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो FeOH होल थ्राइस वाली सोल आ जाएगी हमारे पास, प्लस जो 3HCl है वो हमारा अलग से निकल जाएगा। तो इन केमिकल मेथड्स के थ्रू हम कोलोइडल डिस्पर्जन्स या जो हमारे कोलोइड्स हैं उन्हें प्रिपेयर करा सकते हैं। दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इस प्रोसेस में डिस्पर्जन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। तो दो पार्ट्स रहते हैं, डिस्पर्जन और कंडेंसेशन, DC इस तरीके से याद रख सकते हो इसको। कोलोइडल सोल्स जो होती है मेटल्स की, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, उनको हम इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो इस मेथड में हम करते क्या है, इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल इमर्स्ड इन द डिस्पर्जन मीडियम। तो ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम है, इसमें हमारे ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों के बीच में हम एक इलेक्ट्रिक आर्क जो है उसे स्ट्राइक कराते हैं। जो इंटेंस हीट जनरेट होती है वो मेटल को वेपराइज कर देती है, और फिर वो जो मेटल वेपराइज हुआ है हमारा वो कंडेंस होके पार्टिकल्स बनाता है जो कि कोलोइडल साइज के ही मिलते हैं। हो गया क्लियर? तो इस तरीके से हम हमारे मेटल्स की सोर्स जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है पेप्टाइजेशन का। तो पेप्टाइजेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सोल by shaking it with dispersion medium in the presence of a small amount of electrolyte। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रेसिपिटेट को हमें कोलोइडल सोल में कन्वर्ट करना होता है। तो हम उस प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में घोल के उसको थोड़ा सा शेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि थोड़ा सा हमारा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए। अब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम इस पर्पस के लिए उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ये मेथड जो है जनरली अगर हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सोल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये यूज में आता है सबसे ज्यादा। पेप्टाइजेशन के टाइम पे होता क्या है, जो प्रेसिपिटेट है वो इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करा लेता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है प्रेसिपिटेट पे। फिर वो अल्टीमेटली छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और उनका साइज कोलोइड के बराबर होता है। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को जब हम चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तब। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। अब कोलोइडल सॉल्यूशंस का हम प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो कोलोइडल सॉल्यूशन को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ और सोल्यूबल इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होती हैं। नाउ व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन, लार्ज क्वांटिटीज कोएगुलेट इट। अब होता क्या है, अगर इलेक्ट्रोलाइट के थोड़े से ही अमाउंट प्रेजेंट है यानी कि ट्रेसेस प्रेजेंट है तो वो अच्छा है, उससे हमें कोलोइडल सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर देगा। इसलिए ज़रूरी है कि इन सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम एक रिक्वेसाइट अमाउंट तक ही रखें, जितना ज़रूरी है उतना ही। सो ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटीज़ के अमाउंट को कम करने का एक पर्टिकुलर लेवल तक, उसको हम बोलते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब प्योरिफिकेशन करने के भी अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा डायलाइसिस का। सो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक डिजॉल्व सब्सटेंस को कोलोइडल सॉल्यूशन से रिमूव कराते हैं। किस तरीके से? उसे एक सुटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज करा के। अब जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे आयंस या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एक ट्रू सॉल्यूशन में, वो एक एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर या सेलोफेन शीट के थ्रू पास कर सकते हैं, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल्स उसके थ्रू पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज में। इसीलिए हम उस मेम्ब्रेन को डायलाइसिस के लिए यूज में ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स एक तरफ रह जाएंगे और जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो उस पार्चमेंट पेपर या उस मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाएंगे। अब जो एपरेटस हम यूज करते हैं इस चीज के लिए उसको हम बोलते हैं डायलाइजर। अब इसमें करते क्या है, हम अ बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कोलोइडल सॉल्यूशन इज सस्पेंडेड इन अ वेसल थ्रू विच फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूसली फ्लोइंग। तो ये हमारा फ्रेश वाटर है जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। ये हमने एक बैग ले लिया एक सुटेबल मेम्ब्रेन का जिसमें कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है और इसको हमने इस वेसल में सस्पेंड करा दिया। अब जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर जाएंगे आउटर वाटर में, यानी कि इस पार्ट में आ जाएंगे। लेकिन जो हमारा प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाएगा,
इसीलिए वो इस डब्बे के अंदर ही रह जाए। तो हमारा प्योरिफिकेशन का मेथड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है प्योरिफिकेशन का वो है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। तो ऑर्डिनरली जो हमारा डायलाइसिस का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। अगर हम उसे फास्ट करना है तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी होगी जिससे हमारा मेथड जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। दूसरी तरफ इस मेथड को हम जब यूज करेंगे जब जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है कोलोइडल सॉल्यूशन में वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इसमें क्या करते हैं हम, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसे एक बैग में वही रखते हैं, सूटेबल मेम्ब्रेन वाले बैग में, और प्योर वाटर जो है उसे हम बाहर की तरफ ले लेते हैं। इलेक्ट्रोड जो है उनको हम फिट कर देते हैं कंपार्टमेंट में। आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारा एनोड, ये रहा हमारा कैथोड। अब क्या करते हैं, जो आयंस प्रेजेंट होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में वो ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा मेथड तो वही है इसमें, बस ये है कि इससे हमारा फास्ट रहता है, क्विक मेथड है ये डायलाइसिस। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे जो कि है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम करते क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट and soluble solutes present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substances except the colloidal particles। अब हम इसमें कुछ स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर्स यूज करते हैं जिसके थ्रू सिर्फ हमारे जो इम्प्योर सब्सटेंसेज हैं यानी कि सॉल्वेंट हो गया या सोल्यूबल सॉल्ट्स हो गया, सिर्फ वो ही बाहर निकल सकते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं। कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के थ्रू पास कर सकते हैं क्योंकि पोर्स बहुत बड़े होते हैं उसके, लेकिन जो फिल्टर पेपर का पोर साइज है उसे हम रिड्यूस करा सकते हैं अगर हम उसमें कोलोइडियन सॉल्यूशन जो है वो मिला दें, तो जिससे कोलोइडल पार्टिकल्स का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाए। अब जो यूजुअल कोलोइडियल सॉल्यूशन होता है हमारा वो क्या होता है, 4% सॉल्यूशन होता है नाइट्रोसेल्यूलोज का, जो कि अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर में बनाया जाता है। एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर अगर हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को इस वाले सॉल्यूशन में डिप करा देते हैं, उसको फॉर्मल्डिहाइड से हार्डन करवाते हैं और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं और फिर हमारा ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो है वो बन जाता है। अब इसको यूज़ करके जो कोलोइडल पार्टिकल्स है उसे हम बाकी मटेरियल से आराम से सेपरेट करा सकते हैं। हालांकि ये भी डायलाइसिस की तरह काफ़ी स्लो प्रोसेस है और इसको अगर हमें स्पीड अप करना है तो हमें प्रेशर या सक्शन अप्लाई करना पड़ता है। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो हमारे अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे ही छूट जाते हैं और फिर हम उनको फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम में स्टर करा के एक प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते। क्लियर हो गया ये चीज़। तो ये था हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब आते हैं हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हमें पता है कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े बड़े एग्रीगेट्स होते हैं, इसीलिए जो नंबर होता है पार्टिकल्स का कोलोइडल सॉल्यूशन में वो ट्रू सॉल्यूशन से अगर हम कंपेयर करें तो वो कम होता है, छोटा होता है। इसलिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है हमारी, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, वेपर प्रेशर की लोअरिंग हो, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो, ये सब बहुत कम ऑर्डर की होती हैं बजाय के ट्रू सॉल्यूशंस के। अगर हम सेम कॉन्सेंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन को देखें तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की भी ज़्यादा होगी। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए ये सब चीज़ें कम होती हैं क्योंकि एक कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का नंबर है वो कम रहता है क्योंकि वो बड़े बड़े एग्रीगेट्स होते हैं। सपोज करो ये दो हमने ले लिया बीकर्स, इसमें ट्रू सॉल्यूशन डाला है हमने, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन डाला है, तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं, तो इस लेवल तक सपोज करो 100 पार्टिकल्स आ गए। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बड़े हैं तो उसमें अगर हम इसी लेवल तक भरेंगे तो सिर्फ 50 ही आए, तो इसीलिए इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी वैल्यूज कम हो। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो एक होमोजेनस सोल्यूशन लिया आपने जिसको आपने अंधेरे में रख दिया और उसको आप डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है उसमें ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो एकदम क्लियर नजर आएगा। और अगर हम उसको राइट एंगल्स पे देखें, जैसे सपोज करो लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है और आप उसको यहाँ से देख रहे हो, राइट एंगल पे देख रहे हो, तो वो हमें बिल्कुल डार्क दिखाई देगा। अब अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को इस तरीके से देखेंगे तो हो सकता है वो ट्रांसमिटेड लाइट में हमें एकदम क्लियर या ट्रांसलूसेंट दिखे, लेकिन जब हम उनको राइट एंगल्स पे देखेंगे तब उसमें हमें माइल्ड से स्ट्रॉन्ग लेवल का ओपलेसेंस दिखेगा। ओपलेसेंस क्या होता है, मिल्की ब्राइटनेस, मतलब ऐसा दूधिया सा कलर हमें दिखाई देगा और अलग अलग कलर्स जो है हमें चेंज होते हुए दिखाई देंगे।
अब ये इफेक्ट जो है सबसे पहले फेराडे ने ऑब्जर्व किया था, लेकिन बाद में इसको टिंडाल ने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया, इसीलिए हम इसको टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। अब जो ब्राइट कोन रहता है लाइट का, उसको हम बोलते हैं टिंडाल कोन। इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये लाइट का सोर्स है, इसका जो एक कोन बन रहा है हमारा ब्राइट वाला, ये टिंडाल कोन है। टिंडाल इफेक्ट जो है वो होता क्यों है? क्योंकि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। तो ये जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, इसकी वजह से जो बीम का पाथ है कोलॉइडल डिस्पर्जन में वो इल्यूमिनेटेड रहता है। टिंडाल इफेक्ट को हम जब सिनेमा हॉल में पिक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब भी देख सकते हैं, क्योंकि जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो डस्ट और स्मोक पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से रहती है। दूसरी तरफ टिंडाल इफेक्ट अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहली, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स का डायमीटर है वो लाइट की जो वेवलेंथ जो हम यूज कर रहे हैं, जो लाइट, उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडिया के जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं उनका मैग्नीट्यूड में डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। दे शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। अब जो टिंडाल इफेक्ट है उसको हम कोलॉइडल और ट्रू सोल्यूशन में डिस्टिंग्विश करने के काम में ले सकते हैं। 1903 में जिगमॉन्डी ने टिंडाल इफेक्ट को यूज किया था एक अलग सा एपरेटस तैयार करने के लिए, जिसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक इंटेंस बीम जो होती है लाइट की, उसे कोलॉइडल सोल्यूशन पे फोकस किया जाता है, और वो कोलॉइडल सोल्यूशन किस में प्रेजेंट होता है? हमारे ग्लास वेसल में। फिर जो फोकस है लाइट का, उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू राइट एंगल्स पे ऑब्जर्व किया जाता है, बीम से राइट एंगल्स पे, यानी कि ये बीम आ रही है हमारी, इससे राइट एंगल पे हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स, वो हमें एक डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट स्टार्स की तरह, जैसे आप देखते हो रात में एकदम काला जो है आसमान रहता है और उसमें हमारे छोटे छोटे तारे जो है वो टिमटिमाते रहते हैं, तो उसी तरीके से हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स नजर आते हैं ब्राइट स्टार्स की तरह। अब जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है वो हमें एक्चुअल कोलॉइडल पार्टिकल्स को विजिबल नहीं कराता, बस जो लाइट वो स्कैटर कर रहे हैं वो विजिबल कराता है। इसलिए ये हमें उनके साइज या कोलॉइडल पार्टिकल्स की शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता। क्लियर हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। अब चलते हैं हमारी तीसरी प्रॉपर्टी पे, जो कि है कलर। तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर किस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो हमारे डिस्पर्स पार्टिकल्स हैं वो किस वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। Now the wavelength of the light further depends on the size and nature of the particle। और wavelength जो है लाइट की वो किस चीज पे डिपेंड करेगी कि पार्टिकल्स का साइज क्या है और उनका नेचर क्या है। Now the color of the colloidal solution also changes with the manner in which the observer receives the light। दूसरी तरफ जो कलर है कोलॉइडल सोल्यूशन का वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि किस मैनर में हमारा जो ऑब्जर्वर है वो लाइट को रिसीव कर रहा है। तो अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं। जैसे मिल्क और वाटर का अगर हम एक मिक्सचर ले लें तो जब हम उसको रिफ्लेक्टेड लाइट में देखेंगे तो वो ब्लू कलर का दिखेगा, लेकिन जब हम उसे ट्रांसमिटेड लाइट में देखेंगे तो वो हमें रेड कलर का दिखेगा। इसी तरीके से अब जो फाइनेस्ट गोल्ड सोल होती है हमारी वो रेड कलर की होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पार्टिकल साइज बढ़ाते जाएंगे, पहले वो पर्पल कलर की होगी, फिर वो ब्लू कलर की दिखेगी और फाइनली वो हमें गोल्डन कलर की दिखने लगेगी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट। तो जब कोलॉइडल सोल्यूशन को हम एक पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये जो हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक जिगजैग मोशन में हमें दिखते हैं। ये मोशन जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट ने जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया ब्राउनियन मूवमेंट। ये मोशन जो है वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि कोलॉइड का नेचर क्या है, लेकिन हाँ इस चीज पे जरूर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन की विस्कोसिटी क्या है और पार्टिकल्स का साइज क्या है। जितना छोटा हमारा पार्टिकल का साइज होगा और जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना ही तेज हमारा ब्राउनियन मोशन रहेगा। अब जो ब्राउनियन मोशन है उसको हमने कैसे एक्सप्लेन किया है कि जो अनबैलेंस बॉम्बार्डमेंट होता है पार्टिकल्स का डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के थ्रू, उसकी वजह से ब्राउनियन मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इसका एक स्टरिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कभी सेटल नहीं हो पाते, इसीलिए ये जो है सोल्स की स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, कोएगुलेशन नहीं करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं उनमें हमेशा एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अब इस चार्ज का नेचर जो है वो एक पर्टिकुलर कोलॉइडल सोल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब पे सेम रहेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा उन सब पे या फिर नेगेटिव। अब कुछ कॉमन सोल्स हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रही है। पॉजिटिवली चार्ज है कुछ सोल्स और कुछ नेगेटिवली चार्ज, तो वो देख लेते हैं हम।
तो पॉजिटिवली चार्ज में आती है हमारी हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड, जैसे Al2O3.XH2O या CrO3 या फिर Fe2O3, ये सब पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होती है। इसके अलावा जो हमारी बेसिक डाइज होती हैं, जैसे मिथाइलिन ब्लू सोल जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होती है। हमारा ब्लड जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसका जो हीमोग्लोबिन है वो। और कुछ ऑक्साइड्स है जैसे TiO2 की सोल, वो भी पॉजिटिवली चार्ज सोल है। नेगेटिवली चार्ज कौन सी आती है? हमारी जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं हमारे, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, या जो गोल्ड है उसकी सोल। मेटालिक सल्फाइड्स जो होते हैं AS2S3, Sb2S3, CDS, इन सब की सोल्स। फिर एसिड डाइज जो होती हैं ईओसिन, कॉन्गो रेड, वो सब हमारी नेगेटिवली चार्ज सोल्स होती हैं। और कुछ सब्सटेंसेस हैं हमारे, जैसे स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, इन सब की जो सोल्स होती है वो भी नेगेटिवली चार्ज होती है। तो आपको ये सब ध्यान रखनी है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज सोल, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिवली चार्ज सोल। सो इसको याद कर लेना। और याद करने का तरीका ये है कि आप लोग इस तरीके की जो भी टेबल्स आती है ना, उन्हें या तो अपनी स्टडी टेबल पे रख लो, या फिर बार बार जो है उन्हें याद करने की। जैसे आज आप पॉजिटिवली चार्ज सोल्स याद करो, कल आप नेगेटिवली चार्ज सोल याद करो, 2 दिन बाद बिना देखे पॉजिटिवली चार्ज सोल्स याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था। जितना याद रहता है उतना रिटेन करने की कोशिश करो। Now, the presence of equal and similar charges on colloidal particles is largely responsible in providing stability to the colloidal solution. अब ये जो इक्वल और एक जैसे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स में, वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, जिनका सेम चार्ज है, वो इनको कोएलिएस या एग्रीगेट होने से बचाते हैं जब वो एक दूसरे के पास आते हैं। तो अब जो चार्ज होता है सोल पार्टिकल्स पे, वो एक से ज्यादा रीजंस की वजह से होता है। पहला, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सोल पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्जन ऑफ मेटल्स, और ड्यू टू प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सोल्यूशन, और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब 3 पार्ट हैं इसके। या तो जो हमारी सोल पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रो डिस्पर्जन जब हो रहा है मेटल्स का, उसके टाइम पे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर, या फिर सोल्यूशन जो है उसमें से आयंस को वो एब्जॉर्ब कर लें, या फिर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है उसको फॉर्मुलेट कर लिया जाए। तो इसकी वजह से ये चार्ज जो है वो आता है। अब जो सोल पार्टिकल्स हैं हमारे, वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के एड्सॉर्प्शन के थ्रू। जब 2 या 2 से ज्यादा आयंस जो हैं वो डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है, तो किस आयन का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होगा? जो कि कोलोइडल पार्टिकल्स में कॉमनली प्रेजेंट हो। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is added to highly diluted potassium iodide solution, the precipitated silver iodide absorbs iodine ions more from the dispersion medium and negatively charged colloidal soul results. अब जब हम सिल्वर नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में ऐड करते हैं, तो जो हमारा प्रेसिपिटेटेड सिल्वर आयोडाइड है वो ज्यादा से ज्यादा आयोडीन आयंस को एब्जॉर्ब करेगा डिस्पर्जन मीडियम से, और इसकी वजह से जो हमारी सोल होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन जब हम Ki को ऐड करेंगे AgNO3 में, तो हमारी पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगी, क्योंकि Ag+ आयंस का एड्सॉर्प्शन होगा डिस्पर्जन मीडियम से। तो जो हमारी नेगेटिवली चार्ज सोल है उसको हम लिखेंगे AgI-, और पॉजिटिवली चार्ज को लिखेंगे AgI Ag+। दूसरी तरफ अगर हम FeCl3 को ऐड कर दें एक्सेस ऑफ हॉट वाटर में, तो एक पॉजिटिवली चार्ज सोल जो है वो बन जाएगी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की। क्यों? क्योंकि Fe3+ आयन का एडसॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम फेरिक क्लोराइड को NaOH सोल्यूशन में ऐड करेंगे, तो एक नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे OH- आयन का एडसॉर्प्शन हो रहा है। तो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज सोल रहेगी हमारी, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Fe2O3.XH2O is to Fe3+, और नेगेटिवली चार्ज को करेंगे Fe2O3.XH2O is to OH-। अब जैसे ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आया सरफेस पे कोलोइडल पार्टिकल की, तो ये लेयर जो है वो उल्टे यानी कि काउंटर आयंस को मीडियम से अट्रैक्ट करेगी और एक दूसरी लेयर बनाएगी। जैसे AgI- आ गया तो माइनस चार्ज आ गया, तो ये K+ को अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे हमारा Ag+ था तो ये I- को अट्रैक्ट करेगा और एक सेकेंड लेयर बना लेगा। Now the combination of the 2 layers of opposite charges around the colloidal particle is called Helmholtz electrical double layer. अब ये जो कॉम्बिनेशन रहता है 2 लेयर्स का और दोनों ही ऑपोजिट चार्ज की हैं कोलोइडल पार्टिकल के आसपास, उसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज
इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सो ये जो फर्स्ट लेयर होती है आयंस की, वो बहुत तगड़ी तरीके से हेल्ड अप होके रहती है और उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड लेयर। इसका डायग्राम मैं दिखा देती हूँ। तो ये हमारी फिक्स्ड लेयर है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बाउंडेड रहती है। और जो दूसरी लेयर होती है हमारी, वो मोबाइल होती है, इसलिए हम उसको डिफ्यूज लेयर बोलते हैं। वो आसानी से इधर उधर जा सकती है। Now, since separation of charge is a seat of potential, the charges of opposite signs on the fixed and diffuse parts of double layer results in a difference in potential between these layers in the same manner as potential difference is developed in a capacitor. अब क्योंकि यहाँ पे opposite sign के charges present है diffused और fixed layer पे, इस वजह से जो दोनों लेयर्स है उसके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जैसा कि हमारा कैपेसिटर में डेवलप होता है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है फिक्स्ड लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में, उसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। नाउ इफ टू पार्टिकल्स ऑफ एन इनसोल्यूबल मटेरियल डू नॉट हैव डबल लेयर्स, दे कैन कम क्लोज इनफ एंड अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स फोर्सेस पुल देम टुगेदर। अब होता क्या है, अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स आए इनसोल्यूबल मटेरियल के, यानी कि प्रेसिपिटेट के, जिनमें डबल लेयर्स नहीं है, तो वो इतनी करीब आ जाएंगे कि जो अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो उनको एक साथ खींच लेगी। लेकिन जब पार्टिकल्स में डबल लेयर प्रेजेंट होती है तो जो ओवरऑल इफेक्ट रहता है पार्टिकल्स का, वो क्या होता है कि वो एक दूसरे को बड़े बड़े डिस्टेंसेस पे रिपेल करते हैं और इस रिपल्शन की वजह से जो क्लोज अप्रोच है वो नहीं हो पाती, वो सस्पेंडेड रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं और कोलॉइड जो है हमारा वो स्टेबलाइज रहता है। तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन में स्टेबिलिटी आती है। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड कर दें हमारी सोल में, तो जो हमारी डिफ्यूज डबल लेयर है वो सप्रेस हो जाएगी और जो हमारा जीटा पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन था वो कम हो जाएगा और हमारा कोलॉइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा कोलॉइड होता है वो जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं उनके प्रति सेंसिटिव रहता है। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। Now the existence of charge on colloidal particles is confirmed by electrophoresis experiment. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये कंफर्म किया कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसे अप्लाई किया दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के बीच में और उन दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स को हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिप कर रखा था। यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों हमारे प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। तो जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स थे वो या तो इस तरफ जा रहे थे या फिर इस तरफ जा रहे थे। सो जो मूवमेंट था कोलॉइडल पार्टिकल्स का एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो कैथोड की तरफ जा रहे थे, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सारे पार्टिकल्स हमारे इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज नेगेटिवली चार्ज होती तो वो एनोड की तरफ मूव करते। नाउ व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इज प्रिवेंटेड बाय सम सुटेबल मींस, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field and this phenomena is termed as electroosmosis. अब हमने किसी भी तरीके से जो मूवमेंट हो रहा था पार्टिकल्स का उसको प्रिवेंट करा दिया। तो ये ऑब्जर्व किया हमने कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लग गया और इस प्रोसीजर को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। सो जो स्टेबिलिटी है लियोफोबिक सोल्ट्स की वो किस वजह से होती है, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर हम उस चार्ज को किसी भी तरीके से रिमूव कर दें तो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे और एग्रीगेट बना लेंगे या कोएगुलेट्स बना लेंगे और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है कोलॉइडल पार्टिकल्स की सेटलिंग का, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोल। अब जो लियोफोबिक सोल्स होती हैं उनको हम बहुत अलग अलग तरीकों से कोएगुलेट करा सकते हैं। तो वो तरीके देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं, डिस्चार्ज हो जाएंगे और उनको हम प्रेसिपिटेट करा लेंगे। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं पहला। दूसरा, बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सोल्स। जो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स होती है, जब हम उनको इक्वल प्रोपोर्शंस में मिक्स करेंगे तो वो एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और पार्शली या कंप्लीटली प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। जैसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कि एक पॉजिटिव सोल है, उसको हमने आर्सेनियस सल्फाइड जो कि एक नेगेटिव सोल है उसके साथ मिक्स किया तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। और इस टाइप के कोएगुलेशन को हम बोलेंगे म्यूचुअल कोएगुलेशन। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है बॉइलिंग के थ्रू। जब एक सोल को हम बॉइल करते हैं तो जो एड्सॉर्ब्ड लेयर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कोलिशंस जो है वो बढ़ जाते हैं
जो डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं उन पे चार्ज रिड्यूस हो जाता है और अल्टीमेटली वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा तरीका है वो है बाय पर्सिस्टेंट डायलाइसिस। अब अगर हम डायलाइसिस बहुत देर तक कराते रहें तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स के थोड़े बहुत ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, और जो हमारा कोलॉइड है वो अनस्टेबल हो जाएगा और अनस्टेबिलिटी आते ही वो अल्टीमेटली कोएगुलेशन की तरफ बढ़ जाएगा। लास्ट तरीका जो है वो है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बताया था मैंने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर हम एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है हमारे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। रीजन क्या है, जो कोलॉइड्स होते हैं हमारे वो उन आयंस के साथ जिनमें ऑपोजिट चार्ज है उससे इंटरेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और वो कोएगुलेट हो जाते हैं। अब जो आयन न्यूट्रलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कोएगुलेटिंग आयन। सिंपल है ये चीज, क्योंकि वो कोएगुलेट कर रहा है इसलिए हम उसको नाम देंगे कोएगुलेटिंग आयन। अब होता क्या है इसमें, एक नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज सोल को प्रेसिपिटेट करता है और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज सोल को प्रेसिपिटेट कर देती है। अब एक चीज ऑब्जर्व की गई है कि जो हम आयन ऐड करेंगे उसकी जितनी ज्यादा वैलेंस होगी उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी कि वो प्रेसिपिटेशन करा सके, इसलिए इसको हम बोलते हैं हार्डी-शूल्ज रूल। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम एक नेगेटिव सोल का कोएगुलेशन कराएं तो जो फ्लॉकुलेटिंग पावर होगी वो Al3+ की सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें 3+ है, फिर Ba2+ की उससे कम है और Na+ की उससे भी कम है। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव सोल का प्रेसिपिटेशन कराना चाहें तो उसमें जो फ्लॉकुलेटिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होगी FeCN6 4- की, उसके बाद PO4 3- की, उसके बाद SO4 2- की और उसके बाद Cl- की। क्लियर हो गया। अब जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की मिलीमोल्स पर लीटर में, जिसकी वजह से हम सोल को प्रेसिपिटेट करा सके सिर्फ 2 घंटे में, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो जितनी कम क्वांटिटी की हमें जरूरत होगी उतनी ही ज्यादा इसका मतलब है कि उस आयन की कोएगुलेटिंग पावर है कि वो थोड़े अमाउंट में ही कोएगुलेशन कर डाले। तो ये तो बात हो गई लियोफोबिक सोल्स की। अब आते हैं लियोफिलिक सोल्स के कोएगुलेशन पे। तो 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो लियोफिलिक सोल्स है उनकी स्टेबिलिटी रहती है। वो फैक्टर्स क्या है, एक तो चार्ज जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स पे और दूसरा जो सॉल्वेशन है कोलॉइडल पार्टिकल्स का वो। अगर हमने ये दोनों फैक्टर्स रिमूव कर दिए तो आसानी से हम लियोफिलिक सोल को कोएगुलेट करा सकेंगे। अब ये करा कैसे सकते हैं हम, पहला मेथड है अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दे तो, दूसरा अगर हम एक सूटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दे तो जब कुछ सॉल्वेंट्स है हमारे जैसे अल्कोहल या एसीटोन उसे हम हाइड्रोफिलिक सोल में ऐड करते हैं तो डिस्पर्स फेज होती है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अगर इस कंडीशन में अगर हम एक छोटी सी क्वांटिटी इलेक्ट्रोलाइट की ऐड कर दें तो हमारा कोएगुलेशन जो है वो फटाफट से आ जाता है। क्लियर हो गया दोनों टाइप की सोर्स का कोएगुलेशन। अब हम कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जो हमारी लियोफिलिक कोलॉइड्स होती हैं उनकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो लियोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। क्यों, क्योंकि जो लियोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉल्वेटेड होती हैं, यानी कि उनके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनको लिक्विड की शीट आराम से सराउंड करके रख सकती है। इसीलिए जो हमारी लियोफिलिक कोलॉइड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल रहती है लियोफोबिक कोलॉइड से। तो हम करते क्या हैं, जब हम लियोफिलिक सोल को लियोफोबिक सोल में ऐड करते हैं तो जो लियोफिलिक पार्टिकल्स होते हैं वो लियोफोबिक पार्टिकल्स के अराउंड एक लेयर बना लेते हैं और इसी वजह से वो फोबिक वाली सोल को या पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोलाइट से प्रिवेंट कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे लियोफोबिक पार्टिकल्स है वो अंदर रहेंगे और इसके चारों तरफ हमारी लियोफिलिक कोलॉइड्स जो है या लियोफिलिक पार्टिकल्स जो है वो लेयर बना लेते। इसीलिए ऐसे लियोफिलिक कोलॉइड्स जो इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं उनको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा कोलॉइड्स वाला पार्ट। मैं होप करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है इमल्शंस। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, इसलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि इमल्शंस क्या होता है, लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम, यानी कि जो फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स है हमारी वो दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड रहे। अब अगर हम 2 इमिसिबल या पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर लें और उसको शेक करें तो जो हमारा एक लिक्विड है वो डिस्पर्स हो जाएगा दूसरे में और जो चीज हमें मिलेगी उसको हम बोलेंगे इमल्शन। अब इमल्शन जो है उसमें उन 2 लिक्विड्स में से एक लिक्विड जनरली वाटर होता है, इसलिए हमने इमल्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है ऑयल
जो कि वाटर में डिस्पर्स रहता है यानी कि OW टाइप, और दूसरा है जब वाटर ऑयल में डिस्पर्स रहेगा यानी कि WO टाइप। तो जो हमारा पहला सिस्टम है यानी कि OW टाइप, उसमें वाटर जो है वो डिस्पर्शन मीडियम की तरह एक्ट करेगा। इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो हमारा मिल्क है या जो हमारा वैनिशिंग क्रीम है, वो सब इस टाइप में आती है OW टाइप में, जिसमें ऑयल जो है वो वाटर के अंदर रहता है। मिल्क में जो लिक्विड फैट है जो कि ऑयली हो गया एक तरह से, वो वाटर में डिस्पर्स रहती है। अब जो हमारा सेकेंड सिस्टम है यानी कि WO टाइप, इसमें ऑयल जो है हमारा वो डिस्पर्जन मीडियम की तरह काम करता है। जो आप बटर खाते हो और क्रीम, वो वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल ही है। इनका डायग्राम भी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। ये है हमारा ऑयल इन वाटर। जब भी आप पानी में ऑयल डालते हो तो वो ऊपर ऊपर ही रहती है, उसकी ड्रॉपलेट्स कभी भी हमें घुली हुई नहीं दिखती, और ये है वाटर इन ऑयल। ऐसे ही अगर आप ऑयल का एक बर्तन लो, उसमें आप वाटर की ड्रॉपलेट्स डाल दो तो वो अलग से आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी, वो उसमें घुल नहीं पाएंगी, इमिसिबल रहती। अब जो इमल्शंस होते हैं ऑयल इन वाटर वाले, यानी कि ये वाला जो हमारा मिल्क वाला एग्जाम्पल है, ये अनस्टेबल होते हैं, और ये बहुत बार जो है अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ दें काफ़ी देर के लिए तो 2 लेयर में सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर हमें एक इमल्शन को स्टेबलाइज कराना है तो हमें एक तीसरा कंपोनेंट ऐड करना होता है जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो क्या करता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स और जो मीडियम है उसके बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना लेता है। अब जो हमारे मोस्ट कॉमनली यूज इमल्सिफाइंग एजेंट हैं OW टाइप के लिए, वो है प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल और सिंथेटिक सोप्स। और WO टाइप के लिए जो हमारे प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो है हेवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, या फिर लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, या फिर लैम्प ब्लैक। अब जो इमल्शंस हैं उन्हें हम डाइल्यूट भी करा सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम का, चाहे कुछ भी अमाउंट हो। दूसरी तरफ जो डिस्पर्स्ड लिक्विड है, जब हम उसको मिक्स करते हैं तो वो एक सेपरेट लेयर बना लेता है। जो ड्रॉपलेट्स रहती है इमल्शन में वो ऑफन नेगेटिवली चार्ज होती हैं और उनको हम इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। ये भी ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट शो करती हैं। इमल्शंस को हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड्स में भी ब्रेक डाउन करा सकते हैं, हीटिंग के थ्रू, फ्रीजिंग के थ्रू, या फिर सेंट्रीफ्यूज करा के। क्लियर है? तो ये पार्ट हो गया हमारा इमल्शन का, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि है कोलॉइड्स अराउंड अस। ये आज का लास्ट टॉपिक है हमारा। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हम खाते हैं, जो हम देखते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये कोलॉइड्स हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला है हमारा ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो जो आपको नीला कलर दिखता है आसमान का, वो कोलॉइड्स की वजह से ही दिखता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं वाटर के साथ, वो एयर में प्रेजेंट रहती हैं, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करती हैं, और वो ब्लू लाइट हमारी आंखों पे पहुंचती है, और इसीलिए हमें आसमान जो है वो नीला कलर का दिखाई देता है। अगर वो किसी दूसरी लाइट को स्कैटर कर रही होती तो हमें दूसरा कलर दिखाई देता। दूसरा एग्जाम्पल है फॉग, मिस्ट एंड रेन। When a large mass of air containing dust particle is cooled below its dew point, the moisture from the air condenses on the surface of these particles, forming fine droplets. अब क्या होता है, जब बहुत बड़ा मास है हमारे पास एयर का जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, और उसको हमने उसके ड्यू पॉइंट से नीचे कूल डाउन करा दिया, तो जो एयर का मॉइस्चर है वो इन पार्टिकल्स की सरफेस पे जाके कंडेंस हो जाएगा और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेगा, फाइन ड्रॉपलेट्स बिल्कुल। अब ये ड्रॉपलेट्स जो है वो कोलॉइडल होते हैं नेचर में, तो ये एयर में फ्लोट करते रहते हैं मिस्ट और फॉग की फॉर्म में। जो क्लाउड्स होते हैं हमारे, जो बादल दिखते हैं, वो एरोसोल्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, जो कि एयर में सस्पेंडेड रहते हैं। जब हमारे अपर एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन होता है तो जो कोलॉइडल ड्रॉपलेट्स होती हैं वाटर की, वो बड़ी 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 होती जाती हैं जब तक कि वो बारिश की फॉर्म में नीचे ना आ जाए। कभी कभी रेनफॉल जब भी होता है जब हमारे दो ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड जो हैं वो टकरा जाते हैं तब। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम आजकल आर्टिफिशियल रेन कराते हैं। क्या करते हैं, या तो हम जो इलेक्ट्रीफाइड सैंड होती है हमारी, उसको हम बादलों पे फेंक देते हैं, या फिर एक सोल जिसमें जो क्लाउड पे चार्ज है उससे ऑपोजिट चार्ज हो, सपोज करो क्लाउड में पॉजिटिव चार्ज है, तो हम एक ऐसी सोल उस पर छोड़ते हैं जिसका चार्ज नेगेटिव। क्लियर है? तीसरी चीज आती है हमारे फूड आर्टिकल्स। जो आप दूध पीते हो, बटर खाते हो, हलवा खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, फ्रूट जूसेस खाते हो, वो सब कोलॉइड्स ही होते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है हमारा ब्लड। ब्लड जो है वो हमारे एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस जो होते हैं उसका कोलॉइडल सोल्यूशन होता है। जो स्टिप्टिक एक्शन होता है एलम का, जो फिटकरी होती है, या फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन का, वो इसी वजह से होता है कि वो ब्लड का कोएगुलेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है
और आगे हमारी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। देन नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है सॉइल्स। जो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं वो हमारी कोलोइडल होती हैं नेचर में, जिनमें ह्यूमस जो है वो प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह एक्ट करता है। अब कोलोइडल नेचर की वजह से जो सॉइल्स हैं वो मॉइस्चर और नरिशिंग मटेरियल्स को अपने ऊपर एब्जॉर्ब भी करवा लेती। देन लास्ट एग्जांपल जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। जो रिवर वाटर होता है वो क्ले का कोलोइडल सोल्यूशन होता है। जो हमारा सी वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जब रिवर वाटर सी वाटर से मिलता है तो जो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वो क्ले के कोलोइडल सोल्यूशन को, जो कि हमारे रिवर वाटर में प्रेजेंट है, कोएगुलेट करा देता है और इसी की वजह से डिपोजिशन हो जाता है और हमारा डेल्टा जो है वो बन जाता है। क्लियर है? अब आते हैं कि कोलॉइड्स का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। अब जो हमारे कोलॉइड्स हैं वो इंडस्ट्री में काफ़ी यूज में आते हैं, तो कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं उसके। पहला है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब स्मोक जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है हमारे कार्बन, आर्सेनिक कंपाउंड्स या डस्ट, उनका कोलोइडल सोल्यूशन होता है जो कि एयर में रहते हैं। अब स्मोक जो है जब चिमनी से बाहर आता है उससे पहले उसे एक चेम्बर के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। उस चेम्बर में कुछ प्लेट्स होती हैं जिनका जो चार्ज होता है, जो स्मोक पार्टिकल्स का चार्ज है उससे ऑपोजिट होता है। सपोज करो स्मोक पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज है तो उस चिमनी की जो प्लेट्स हैं उसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब होता क्या है, जो पार्टिकल्स इन प्लेट्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो अपना चार्ज लूज कर देंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसीलिए जो पार्टिकल्स हैं वो चेम्बर के फ्लोर पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और इस प्रेसिपिटेटर को हमने नाम दिया है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेटेड ऐश हो गई जब हमने स्मोक डाला तो, और ऐसी गैसेस निकलेंगी जो कार्बन पार्टिकल्स से फ्री रहेंगी। तो प्योरिफिकेशन का काम हो गया एक तरह से स्मोक का। देन नेक्स्ट यूज जो है वो है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जो हमारा वाटर नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलता है उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें हम एलम मिला देते हैं, जो आपकी फिटकरी होती है वो। इस तरीके के वाटर में जब हम उसको मिलाते हैं तो जितनी भी हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें ये कोएगुलेट कर लेता है और जो हमारा पानी है वो पीने लायक बन जाता है। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन मेडिसिन। अब बहुत सारी जो हमारी दवाइयाँ होती हैं वो कोलोइडल होती हैं नेचर में। जैसे आर्गायरॉल जो है वो सिल्वर सोल होती है जो कि हम आई लोशन की तरह काम में लेते हैं। दूसरी तरफ कोलोइडल एंटीमनी जो है उसे हम काला आजार ट्रीट करने के काम में लेते हैं। कोलोइडल गोल्ड जो है उसे हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में काम में लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जो कि एक इमल्शन है, उसे हम स्टमक डिसऑर्डर्स में काम में लेते हैं। तो जो कोलोइडल मेडिसिन होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए वो इजीली एसिमिलेट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है टैनिंग। अब जो एनिमल हाइड्स होती हैं, जो एनिमल स्किन होती है वो कोलोइडल होती है नेचर में। तो जब एक हाइड जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसको हम टैनिन में सोक करते हैं जिसमें नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स है, तो म्यूचुअल कोएगुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से जो लेदर है उसकी हार्डनिंग हो जाती है और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टैनिंग। अब जो क्रोमियम सॉल्ट्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं टैनिन की प्लेस में। ये जो हम टैनिन यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह हम क्रोमियम सॉल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारा यूज़ है वो है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। अब जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स होती हैं उनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय कोटिंग एन इमल्शन ऑफ लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड इन जिलेटिन ओवर ग्लास प्लेट्स और सेल्यूलॉइड फिल्म्स। तो इन फिल्म्स के ऊपर हम एक कोटिंग करते हैं, किसकी? लाइट सेंसिटिव सिल्वर ब्रोमाइड जो कि जिलेटिन में रहता है उसके इमल्शन की कोटिंग करते हैं हम इस पे, जिससे हमारी ये फिल्म्स या प्लेट्स जो है वो बन के तैयार होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रबर इंडस्ट्री में यूज। सो लेटेक्स जो है वो एक कोलोइडल सोल्यूशन होता है रबर पार्टिकल्स का जो कि नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। रबर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? जब हम लेटेक्स का कोएगुलेशन कराते हैं तब हमें रबर जो है वो मिल जाता है। कुछ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे पेंट्स, इंक, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर, ग्रेफाइट, लुब्रिकेंट, सीमेंट, ये सब भी हमारे कोलोइडल सोल्यूशन है। तो कोलोइड्स जो है वो हमारी आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोलोइडल नेचर की होती। क्लियर हो गई ये चीज़? तो ये हो गया हमारा आज का पार्ट और इसी पार्ट के साथ हमारी 5th यूनिट जो है सरफेस केमिस्ट्री वाली वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट यूनिट जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है हमारी 4th वाली यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ओके सो गाइज, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस यूनिट को लेके, इस लेक्चर को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे
पूछ सकते हो। सो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेड अप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।